जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी के द्वारा जो आयोजित बिहार दुर्गा का न्यू बुक निकाला गया है दोस्तों। आपका यह 3rd एडिशन है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के जो डायरेक्टर हैं रोशन आनंद सर, उन्हीं के द्वारा यह बुक निकाला गया है। इस बुक में टोटल 25 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जिसमें दोस्तों आज का हम लोग सेट नंबर दोस्तों 1 देखने वाले हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद पड़ेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये बिहार पुलिस मध्य निषद का हम लोग पहले देख रहे हैं। जो पूछा गया क्वेश्चन आपका 16/7/2023 को, और दोस्तों प्रत्येक हम लोग लाइन को यहाँ पर देखने वाले हैं, यानी कि फुल डिस्कशन के साथ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका पहला कह रहा है कि क्यू राजधानी है। तो क्यू देखिए, क्यू राजधानी किसकी है? तो दोस्तों यूक्रेन की राजधानी आपका क्यू है, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, इसका डिस्कशन कहता है कि क्यू यूक्रेन की राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा दोस्तों रिवीनिया है, याद रखना। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो रिवीनिया। नेक्स्ट है, देखिए देश, राजधानी और मुद्रा। तो स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी याद रखना है आपका बर्न हो जाएगा, और मुद्रा फ्रैंक हो जाएगा। स्वीडन की राजधानी आपका स्कॉटहोम होगा, और मुद्रा आपका क्रोना हो जाएगा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड हो जाएगा, और पेसेंटा यहाँ की मुद्रा हो जाएगा स्पेन की। नेक्स्ट है कि रोमानिया, रोमानिया की आपका राजधानी हो जाएगा बुखारेस्ट, और रोमानिया का जो मुद्रा है वो आपका ल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट है हंगरी, हंगरी का हो जाएगा बुडापेस्ट, और आपका मुद्रा हो जाएगा फोरिंट, याद रखना है कौन सा? तो फ्रंट आपका मुद्रा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसका डिस्कशन कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो कि दोस्तों यह आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि स्पष्ट आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो बताइए कि स्पष्ट आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों की प्रकाश की तुलना में वायुमंडल के द्वारा अधिक परिकीर्णित है, यह आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अब इसका दोस्तों हम लोग डिस्कशन देखते हैं। इसका डिस्कशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसका डिस्कशन कह रहा है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों की प्रकाश की तुलना में वायुमंडल के द्वारा अधिक परिकीर्णित होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है कि वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीला वर्ण की ओर के कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को परिकर्णित करने में अधिक प्रभावी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी होती है। अंततः दोस्तों, जब सूर्य की प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीला रंग यानी कि छोटी तरंगदैर्घ्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करता है, और प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो कोई परिकीर्णन नहीं हो पाता, तब आकाश दोस्तों आपका काला प्रतीत होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि पृथ्वी पर अगर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता? तो आकाश का रंग काला प्रतीत होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों आपका डिस्कशन बोल रहा है कि लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्ण होता है, और इसलिए यह दूर से देखने पर लाल रंग ही दिखाई देता है, याद रखिएगा। अंततः दोस्तों खतरे के जो संकेत यानी कि सिग्नल में प्रकाश का लाल रंग का होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि बैंगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश के परिकीर्णन सर्वाधिक होता है, और लाल रंग के प्रकाश का परिकीर्णन दोस्तों आपका न्यूनतम होता है, याद रखिएगा। और यह दोस्तों आपका इसका स्रोत जो लिया गया है एनसीईआरटी, जो कि कक्षा 10 में अध्याय 11 और पेज नंबर आपका 217 से लिया गया है, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों। यहाँ पे आपका 4 कह रहा है कि हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो यह दोस्तों याद रखना है सुमेध जातियों का यह उदाहरण है आपका। इसका हम लोग डिस्कशन देख लेते हैं। बोल रहा है कि IUCN के आंकड़ों के अनुसार हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा सुमेध जातियों का उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, सुमेध क्या है? सुमेध है सुभेद दोस्तों, सुभेद है। सुभेद जिस प्रजाति की वन में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो, और यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्ष में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो तो सुभेद प्रजातियों के इसके अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट लाइन कह रहा है
कि प्रमुख भारतीय प्रजाति जो सुवेद की श्रेणी में है, तेंदुआ एक सिंह वाला गैंडा जैसे चीता हो जाएगा, 4 सिंह वाला मृग हो जाएगा, भारतीय बाइसन हो जाएगा और समुद्री गाय हो जाएगा जिसे दोस्तों डुगोंग भी बोलते हैं, और सलोत भाली, ये सभी आपका सुभेद की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है संकटग्रस्त। देखिए संकटग्रस्त कहते हैं ऐसी प्रजाति का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना होता है और इनमें वयस्क सदस्यों की संख्या केवल 250 या उससे कम शेष रहती है। जैसे दोस्तों आपको एग्जांपल की बात की जाए तो संघाई हो जाएगा, हिरन हो जाएगा, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर हो जाएगा, इसे मकाक बंदर भी बोला जाता है, नीलगिरी ताहार, हिम तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन, लाल पंडा, पैंगिलोन, यह सभी आपका संकटग्रस्त के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है देखिए विलुप्त। तो विलुप्त दोस्तों हम लोग जिस प्रजाति को कोई सदस्य जीवित न हो तथा विश्व के सभी आवासों में उनकी संख्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी हो तो वह विलुप्त प्रजाति कहलाएगा दोस्तों। जैसे डोडो हो जाएगा जो कि मॉरिशस में पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलस सी काऊ जो कि रूस में पाया जाता है, और थाइलेसिन आपका ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, तथा अफ्रीका के शेर के 3 उपप्रजाति है, याद रखना अफ्रीका के शेर के इसमें 3 उपप्रजाति है, जैसे बाली हो जाएगा, नावान हो जाएगा और कैस्पियन हो जाएगा, यह सभी आपका विलुप्त के कगार पर है। नेक्स्ट है दोस्तों कि दुर्लभ प्रजाति। तो देखिए दुर्लभ प्रजाति यानी कि संसार में इन प्रजातियों की संख्या आपका बहुत कम है और यह प्रजाति कुछ ही स्थान पर सीमित या बड़े क्षेत्र के विरल रूप में बिखरी हुई है। ध्यान देना है कि हम्बोबोसिया डेंकरेस है बेड जो कि दक्षिण पश्चिमी घाट पर भारत में यह एक दुर्लभ प्रजाति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका, नेक्स्ट बोल रहा है कि देखिए लुप्त हो रहे महत्वपूर्ण जीवों हेतु भारत में संरक्षण का प्रयास किया गया है। इसमें सबसे पहला किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरुआत किया गया था उसको ध्यान रखना है कि भारत सरकार के द्वारा बाघ है जो एक संकटग्रस्त प्रजाति है के संरक्षण हेतु शुरू किया गया था, याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था तो 1973 में। नेक्स्ट कहेगा, नेक्स्ट ध्यान देना है कि एक प्रोजेक्ट एलिफेंट है जो कि प्रोजेक्ट एलिफेंट आपको 1992 ईस्वी में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था प्रोजेक्ट एलिफेंट का कि हाथियों के आवास संरक्षण के द्वारा उसकी संख्या में वृद्धि करना। नेक्स्ट याद रखना है हंगुल परियोजना। हंगुल परियोजना यह आपको जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा IUCN तथा WWF ने मिलकर 1970 में शुरू किया गया था। 1970 में आपका हंगुल परियोजना याद रखना है। नेक्स्ट है आपका मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। तो जो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना है यह याद रखना है कि मगरमच्छ के संरक्षण हेतु वर्ष 1974 ईस्वी में परियोजना बनाई गई तथा वर्ष 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट दोस्तों याद रखना है कि केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्था आपका हैदराबाद में स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 में FAO तथा UNDP के सहायता से शुरू हुआ है मगरमच्छ प्रजनन, याद रखना है और प्रोजेक्ट। चलिए नेक्स्ट है गैंडा परियोजना। तो गैंडा परियोजना की बात की जाए तो ध्यान देना है कि गैंडा परियोजना जो है आपका यह एक सिंह वाले गैंडा जो कि सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं और गैंडा परियोजना वर्ष 1987 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट आपका गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट है। तो गिद्ध संरक्षण जो प्रोजेक्ट है यह हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता हुआ जिसमें गिद्धों को संरक्षण इसमें लक्ष्य रखा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हिम तेंदुआ परियोजना। हिम तेंदुआ जो परियोजना है यह हिमालयी राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए 2009 में प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बोला कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। तो देखिए भारत की जो सबसे बड़ी नमक पानी की झील आपका चिल्का झील है, याद रखना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो भारत की सबसे बड़ी नमक पानी झील आपका चिल्का झील है और यह उत्तरी सरकार तट जो कि उड़ीसा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून तथा खारे पानी की झील है और यह दोस्तों रामसर आंध्र भूमि सूची में अंतर्गत एक शामिल है यह। नेक्स्ट है कि सांभर झील जो कि याद रखना है राजस्थान जो भारत की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय नमकीन झील है और सर्वाधिक लवणता वाली झील भी आपका है सांभर झील, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि सोलर सेल बने हुए हैं। तो बताइए सोलर सेल किसके बने हुए हैं। तो सोलर सेल दोस्तों जो आपका होता है यह अर्धचालक के होता है, याद रखिएगा। देखिए इसका डिस्कशन कहता है कि सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं और सोलर सेल में मूल रूप से ऐसी P बॉन्ड N संधि होते हैं जो कि सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है और इनको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सौर सेल PN जंक्शन डायोड है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है और यह प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखना है।
नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश का प्रत्येक अवशेषित फोटोन एक इलेक्ट्रॉन और एक छिद्र उत्पन्न करता है। वास्तव में संयोजकता का एक इलेक्ट्रॉन फोटोन की ऊर्जा पर प्राप्त कर चालन पट्टी में पहुंच जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जिसे दोस्तों संयोजकता पट्टी कहा जाता है, और जिसे संयोजकता में एक छिद्र उत्पन्न होता है यानी कि होल जो उत्पन्न होता है, इस प्रक्रिया में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को एन क्षेत्र की और छिद्र होल को पी क्षेत्र की ओर ले जाता है, और होता है जंक्शन के दोनों सतह पर विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं और उन सतह के बीच एक विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है, और यह विद्युत वाहक बल परिपथ में विद्युत धारा के द्वारा स्थापित करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ऐसे विद्युत जिनका विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थ के बीच होती है उसे अर्धचालक कहते हैं, याद रखना है। जैसे आपको उदाहरण में सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम, यह आपका अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बोला कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था। तो इसमें देखते हैं कौन सा शामिल नहीं था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ब्रिटेन, याद रखना है। देखिए इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। बोला कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन जो था यह धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था, और सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, और इसके साथ आपका द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गया था। और ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना था दोस्तों, उसे मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और जो धुरी राष्ट्र में शामिल देश याद रखना है, जर्मनी, जापान, इटली, यह सभी आपका धुरी राष्ट्र में था, और मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था, फ्रांस था और अमेरिका था, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। 8 बोला कि निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। तो 82.5 डिग्री आपका पूर्वी, याद रखना है, 82.5 डिग्री पूर्वी। देखिए इसका डिस्कशन कर रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक याम्योत्तर माना जाता है, जो कि दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ स्रोतों में या इसे इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है। तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर याद रखना है, और इलाहाबाद के नैनी भी याद रखना है, इसी से होकर आपका गुजरती है। नेक्स्ट कर रहा है कि भारत का मानक समय जो है कि कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यह पांचों राज्य आपको याद रखना है कि जो भारत का मानक समय है 5 राज्यों से गुजरता है, और पांचों राज्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। बोला कि वध्यवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो देखिए वधु प्लस आगम आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान रखना है, वधु प्लस आगम सही हो जाएगा आपका वागम का। देखिए दो शब्द के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दोस्तों संधि कहते हैं, और संधि के दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, जो कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, याद रखना है। देखिए प्रश्न अनुसार अगर चला जाए तो जो वध्यवागम शब्द का सही संधि विच्छेद वधु प्लस आगम होगा, और वध्यवागम यन संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के दोस्तों कुल 5 प्रकार के होते हैं, और यह 5 याद रखना है। स्वर्ण संधि आपका 5 प्रकार के, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यन स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। नेक्स्ट है यन संधि के उदाहरण। तो यन संधि के उदाहरण आपको ध्यान देना है। इसमें आपका हो जाएगा कि अति प्लस अधिक यानी कि अत्याधिक है, फिर इति प्लस आदि यानी कि इत्यादि हो जाएगा, सु प्लस आगत यानी कि स्वागत, और सु प्लस अच यानी कि स्वच्छ है। नेक्स्ट है ऊपरी उक्त यानी कि उपरयुक्त है, ऊपर उक्त यानी कि दोस्तों उपयुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है यन संधि। तो यन संधि आपको ध्यान देना है कि जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण में छोटी ई और बड़ी ई और उ और बड़ी उ और ऋण के बाद है कोई अन्य स्वर आए तो विकार स्वरूप ई और बड़ी ई, उ और बड़ी उ और ई की जगह क्रमशः य, व और र हो जाता है। जैसे दोस्तों वधु प्लस आगम यानी कि वध्यवागम हो गया, यानी कि इसमें देखिए वधु यानी कि उ और आ में वा आ गया। इसी तरह से दोस्तों ध्यान देखिए सु प्लस अच यानी कि स्वच्छ है, इति प्लस आदि यानी कि इत्यादि हो जाएगा, और पितृ प्लस इच्छा यानी कि पितृच्छा हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका यह क्वेश्चन जो है 10, ये आपका मैथ है। तो मैथ के दोस्तों देखिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ पे वीडियो रोककर इसको स्क्रीनशॉट करने के बाद दोस्तों इसका फिर डिस्कशन का आपका स्क्रीनशॉट कर लेना है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ जाना है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 बोल रहा है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो देखिए दोस्तों बिहार में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वह वर्ष 1968 में लगाया गया था। इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, और जो 26 फरवरी 1969 तक रहा था, और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री आपका भोला पासवान शास्त्री थे। याद रखना है, जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तब मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री।
नेक्स्ट है दोस्तों कि उस समय राष्ट्रपति आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन और बिहार के राज्यपाल आपका नित्यानंद कानूगो थे, याद रखना है, कानून गो। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन आपका 7 मार्च 2005 को, जो कि 24 नवंबर 2005 तक लगा था। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के विकास से संबंधित था। यह दोस्तों आपको आदिवासी समूह से संबंधित है, याद रखना। किससे? तो आदिवासी समूह से। इसका डिस्कशन हम लोग देखेंगे। तो बोल रहा है कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन आदिवासी समूह के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित था। पीवीटीजी का फुल फॉर्म की बात किया दोस्तों तो हो जाएगा पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल और ग्रुप से। नेक्स्ट है कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पीवीटीजी के विकास की योजना लागू की गई और जिनमें उनके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कि योजना को प्रावधानों के अनुसार राज्य को 100% सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया जाता था और 1973 में धेवर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह को पीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया था जो जनजातीय समूह में कम विकसित हुआ था। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया है, याद रखना है। पहले यानी कि आपका पीटीजी नाम था और 2006 में इसको पीवीटीजी कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है? तो आपको राइट आंसर होगा इसरो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका डिस्कशन देखेंगे। बोल रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो के द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई थी और यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसरो का गठन याद रखना है 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसका मुख्यालय दोस्तों आपका बेंगलुरु में स्थित है, याद रखना है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो ध्यान देना है कि बास्केटबॉल के मैदान को आपका कोर्ट कहा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और इस खेल के आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया था। बास्केटबॉल का आविष्कार दोस्तों जेम्स स्मिथ ने 1891 में अमेरिका में किया था। नेक्स्ट है कि फीबा की स्थापना, तो फीबा की स्थापना याद रखना है वर्ष 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन दोस्तों 15 का रहा है कि राष्ट्रसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए गए थे? तो राज्यसभा के दोस्तों जो सदस्य मनोनीत किए गए थे वह 12। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर 12 हो जाएगा ए। देखिए राज्यसभा के जो 12 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है वह अनुच्छेद दोस्तों 80 के 3 के अनुसार याद रखना है। और ऐसे व्यक्ति जिन्हें कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा के संबंध में व्यवहारिक अनुभव हो उसी को चुना जाता है। और यह दोस्तों आपको 1275 जो पोस्ट हुआ था पीटी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? तो अमरम शब्द का अर्थ है दोस्तों कि सैनिकों को अनुदान। ध्यान रखना है कि जो विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ होता है कि सैनिकों को दिए जाने वाला जो अनुदान है, और यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था और बल्कि इसमें होने वाली आय और पर उनका विशेष अधिकार होता था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति दोस्तों याद रखना है प्रधानमंत्री की सलाह से। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री के सलाह से। का डिस्कशन कहता है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। यह दोस्तों अनुच्छेद 85 के तहत याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है। तो बताइए दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। ध्यान देना है। देखिए अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनाईमुड़ी है जो 2695 मीटर प्रायद्वीपीय पठार और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, याद रखना है। और यह अन्नामलाई पर्वत की चोटी है। नेक्स्ट है कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। तो मोती प्राप्त करने के लिए दोस्तों जो संवर्धन किया जाता है वह ओएस्टर का। तो ओएस्टर देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया दोस्तों ओएस्टर। ने इसका डिस्कशन कर रहा है दोस्तों कि ओएस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सौराष्ट्र का समुद्री किनारा महत्वपूर्ण है और इसमें मोती प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन 20 का ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार का नियंत्रण होता है।
तो मनुष्य का जो नेत्र में पुतली का आकार का जो नियंत्रण होता है उसे परितारिका यानी कि आइरिस के द्वारा होता है, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, परितारिका के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है दोस्तों जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो कि पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, ध्यान देना है। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बोल रहा है दोस्तों लाइन कि मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है और इसमें का लेंस जो है निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, और इसी पर दोस्तों आपका प्रतिबिंब बनता है यानी कि रेटिना या दृष्टि पटल पर। देखिए नेक्स्ट है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है और इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहा जाता है। फिर देखिए अभिनेत्र लेंस ध्यान देना है कि यह रेटिना पर किसी वस्तु का अगर उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वह अभिनेत्र लेंस पर बनेगा। नेत्र जो होता है यह गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास दोस्तों लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है कि नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कॉर्निया के आंख के बीच एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे नेत्रोद कहते हैं, और आंख के लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है जिसे कचाभ द्रव कहा जाता है, याद रखना उसे क्या कहा जाता है, तो कचाभ द्रव। नेक्स्ट है कि रेटिना में शंकु के आकार की कोशिकाएं रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती हैं और इन्हीं से हम रंग का आभास करते हैं। देखिए क्षर यानी कि रोड की बात की जाए तो कोशिकाएं जो प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होता है। नेक्स्ट है कि हम अपनी आंखों के रेटिना में क्षर कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण एक अंधेरे कमरे में या रात के अंधेरे में चीजों को देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है, तो कौन सा है, तो आपका गुणोत्तर जो मान है सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, बोला है कि केंद्रीय प्रवृत्ति या औसत के 5 संख्यांकी माप है जिसमें समांतर माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, ज्यामितीय माध्य है और हरात्मक माध्य है। देखिए उपयुक्त 5 में से 3 आपका सर्वाधिक प्रचलित है, औसत है, जबकि अन्य 2 यानी कि ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य या औसत विशिष्ट परिस्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इस बात को आभास दिलाता है कि आंकड़े किस स्थान पर केंद्रित है, किंतु आंकड़े को समुचित अर्थ है विवेचन के लिए यह भी पता होना चाहिए कि आंकड़ों में कितना बिखराव है या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के चारों ओर किस प्रकार आपका एकत्रित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 22। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम है, तो अधिक अपवर्तनांक वाला जो माध्यम है कि दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघनन होता है, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्या डिस्कशन बोल रहा है कि दो माध्यम की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है और दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो विरल माध्यम प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की विकिरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब ये सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसका चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर हट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, तो सतलज तथा काली नदी यानी कि दोस्तों कुमाऊं हिमालय को जाना जाता है, ध्यान रखना है। सतलज तथा काली नदी के जो मध्य है हिमालय की कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, और नदी घाटी के आधार पर सर सिडनी बुराट के द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेश को निम्न 4 प्रादेशिक विभाजन है, और चारों प्रादेशिक विभाजन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जिसमें ध्यान देना है, देखिए पंजाब हिमालय होता है, एक कुमाऊं हिमालय और नेपाल हिमालय और असम हिमालय। यहाँ से दोस्तों सबसे लंबा आपसे पूछेगा तो सबसे लंबा आपका हो जाता है नेपाल हिमालय। तो देखिए पंजाब हिमालय के जो होता है 560 किलोमीटर लंबाई होता है, और कुमाऊं हिमालय का 320 किलोमीटर, और नेपाल हिमालय का आपको 800 किलोमीटर लंबा होता है, और असम हिमालय आपको 720 किलोमीटर होता है। यहाँ से ध्यान देना है कि सिंधु और सतलज नदी का जो मध्य होता है वह पंजाब हिमालय होता है। फिर आपका सतलज और काली नदियों के जो मध्य होता है वह आपका कुमाऊं हिमालय होता है, और काली और तीस्ता नदी के जो मध्य होता है वह आपका नेपाल हिमालय होता है। फिर अगर तीस्ता देहांग नदी के मध्य पूछ देगा आपको तो असम हिमालय होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन 24 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 कह रहा है
कि सरकार के द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? याद रखना है, उदारीकरण कहलाता है, उदारीकरण। देखिए, सरकार के द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। या दोस्तों 1275 के पोस्ट में पीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोला कि उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों तथा नियंत्रणों के संबंध में उदार होना, और यह मुख्यतः उद्योग तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से संबंधित है। फिर एक बात ध्यान देना, आपका निजीकरण। तो निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंधन या दोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना अथवा उन्हें निजी क्षेत्र को सौंप देना ही निजीकरण कहलाता है। एक होता है आपका वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया आपका वैश्वीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है कि 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनीथिस्ट किसने लिखा था? देखिए 1809 में जो गिफ्ट टू मोनीथिस्ट या इसे एक अन्य नाम है तुहफत उल मुआउद्दीन नामक जो पुस्तक राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है, राजा राम मोहन राय के द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा, और यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बोला कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पटना उच्च न्यायालय का दोस्तों जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है वो आपका दोस्तों के विनोद चंद्रन है, के विनोद चंद्रन, याद रखना है। और देखिए दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आपका जस्टिस के विनोद चंद्रन को नियुक्त किया गया था। यह 29 मार्च 2023 को उन्होंने शपथ लिए थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिपरजॉय खबरों में रहता है वह क्या है? तो बिपरजॉय दोस्तों जो खबरों में रहता है वह एक आपका चक्रवात था, याद रखना है, चक्रवात था। बिपरजॉय के दोस्तों जो बात की जाए तो यह अरब सागर तथा गुजरात के समुद्र तट से टकराया था और इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो कौन सा ताप विद्युत परियोजना आपका महाराष्ट्र में नहीं है? तो कहलगांव। कहलगांव कहाँ है दोस्तों? ये कहलगांव आपका दोस्तों जो विद्युत परियोजना है आपका महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, ये आपका बिहार के भागलपुर में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि किसी वस्तु या चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का आधा होता है, तो वह दोस्तों ध्यान रखना है 1/6 भाग होता है। देखिए किसी वस्तु के चंद्रमा पर जो भार होता है पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 यानी कि 1/6 भाग होता है। देखिए वस्तु के चंद्रमा का भार बटा वस्तु का पृथ्वी का भार होता है, यानी कि 1/6 होता है। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल जिसमें पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का वह भार बल जिसमें चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है और इसके कारण चंद्रमा वस्तु पर कम आकर्षण बल लगाती है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो छोटी जी का मान पृथ्वी के जी छोटी जी के मान 1/6 गुनी हो जाता है, याद रखिएगा। इसका डिस्कशन दोस्तों आपको ध्यान देना है। बोल रहा है कि खगोलीय पिंड और एक तरफ द्रव्यमान और एक तरफ त्रिज्या दिया गया है। तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, और पृथ्वी की त्रिज्या आपसे पूछेगा तो 6.37 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। फिर चंद्रमा का आपसे द्रव्यमान पूछेगा तो 7.36 इंटू 10⁻22 हो जाएगा, और त्रिज्या आपको पूछेगा चंद्रमा का तो 1.74 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। जो पानी का क्वथनांक आपको सेल्सियस में होता है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका डिस्कशन है कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें ध्यान देना है आपका कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे दोस्तों क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है और द्रव के सभी कणों की इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाता है। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 प्लस 100 यानी कि 373 केल्विन होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। तो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि में दोस्तों तरलता आपका घट जाती है। इसका डिस्कशन देखेंगे दोस्तों। बोरा की रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से तरलता घटती है, और रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋणों प्रदान करता है दोस्तों, वो आपको रिवर्स रेपो दर होता है। रिवर्स रेपो दर को दोस्तों जो होता है इसका प्रयोग आरबीआई के द्वारा वाणिज्य बैंकों में
अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था की तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। देखिए, रिवर्स रेपो दर में अगर वृद्धि होगा तो देखिए ध्यान देना है कि वाणिज्य बैंकों के जो पास पूंजी की कमी होगा, बाजार में तरलता में कमी होगी और परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि होगा। अर्थव्यवस्था में दोस्तों तरलता में कमी होगी, उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट अर्थात समग्र समाज में कमी होगा। नेक्स्ट दोस्तों, मुद्रास्फीति नियंत्रण यानी कि वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में भी कमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गागर में सागर भरना दोस्तों जो मुहावरे का अर्थ है, तो इससे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन जो थोड़े शब्द में अधिक होना है आपका राइट हो जाएगा। और ऐसे वाक्यांश जो दोस्तों अपने समान अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसी को दोस्तों मुहावरा कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, कुछ मुहावरा का दोस्तों हम लोग अर्थ जानेंगे, जैसे हथेली पर सरसों उगाना यानी कि असंभव कार्य करना हो जाएगा। फिर छाती दूनी होना यानी कि जैसे बोलता जाता है दोस्तों कि छाती दूनी हो गया, तो उसे उत्साहित होना होता है। और अकल के घोड़े दौड़ाना, इससे सिर्फ कल्पना किया जा सकता है, अकल के घोड़े दौड़ाना तो सिर्फ कल्पना किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 33 कह रहा है कि धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो देखिए, धुआंधार जो जलप्रपात है दोस्तों, ये आपका नर्मदा नदी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए, धुआंधार जो प्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है। जलप्रपात की बात किया दोस्तों, तो जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल के ऊपरी भाग में अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है, तो उसे दोस्तों जलप्रपात कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेश में पाया जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ की जो भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची तथा शैलें कठोर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिला में स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है आपको, दुग्ध धारा, कपिल धारा जलप्रपात, यह सभी आपका दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैथ है इसका दोस्तों, फिर आपका डिस्कशन का जो है, इसका डिस्कशन का भी आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 35। क्वेश्चन 35 कह रहा है कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है, बताइए। तो गुरु दक्षिणा शब्द में तत्व पुरुष समास है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। डिस्कशन देखेंगे दोस्तों कि गुरु दक्षिणा शब्द में तत्व पुरुष समास है। देखिए, समास जो होता है जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनाता है उसे समास कहा जाता है। समास के भेद दोस्तों ध्यान देना है, अव्ययी भाव समास होता है, तत्व पुरुष समास होता है, ब्रह्म बहुव्रीहि समास होता है, द्विग समास होता है, द्वंद्व समास होता है और कर्मधारय समास होता है। प्रत्येक समास को हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों डिस्कशन में, जिसमें सबसे पहले है तत्व पुरुष समास। तो तत्व पुरुष समास में दूसरा जो पद होता है वह प्रधान होता है। इस समास को विग्रह करने के पर कारक प्रकट होता है, जैसे गुरु दक्षिणा शब्द है। तो गुरु दक्षिणा शब्द जो है दोस्तों, यह विग्रह करने पर प्राप्त होता है। गुरु के लिए दक्षिणा, तो विग्रह करने का चिन्ह के लिए प्रकट हुआ है, और यह दोस्तों तत्व पुरुष समास है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है। तो सिनेमेटोग्राफ दोस्तों जो संशोधन विधेयक है 2023, इसका मुख्य उद्देश्य था कि पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व वायु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसका हम दोस्तों डिस्कशन देखेंगे। डिस्कशन दोस्तों बोल रहा है कि इस विधेयक की घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 बोल रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। तो कांच पर लिखने के लिए दोस्तों उपयोग किसका किया जाता है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड को याद रखिएगा। डिस्कशन बोल रहा है दोस्तों कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, और कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसका अन्य नाम कह रहा है कि फ्लोहाइड्रिक और हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोनियम फ्लोराइड, यह जल में हाइड्रोजन का विलयन है। हाइड्रोजन फ्लोराइड दोस्तों HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट पीस हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बोल रहा है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन आबंधन होता है, और इस कारण इसके क्वथनांक एवं गलनांक के मान असामान्यतः उच्च पाया जाता है। फिर दोस्तों हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन आबंधन के निम्न रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं दोस्तों, जैसे HF ऐसे करके। और HF एक दोस्तों निर्बल अम्ल आपका है, जो कि पक्का के मान स्पष्ट है इसका। HF के दुर्बल अम्ल होने के कारण F आयन के साथ H3O+ का हाइड्रोजन अबंध बनाता है, याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 38। क्वेश्चन 38 हो रहा है कि वर्ष 1915 ईस्वी में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। कहते गांधी और दोस्तों किस प्रकार के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था, तो ध्यान देना है, जब 1915 ईस्वी में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने कठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था और वर्ष 1921 में जाकर उन्होंने एक छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे। तो 1921 में दोस्तों याद रखना, 1921 वो धोती पहनना चालू किए थे। नेक्स्ट है कि मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता है वह क्या कहलाती है। तो दोस्तों देखिए, जो मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था उसे दोस्तों फीफ कहा जाता था। फीफ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा दोस्तों, फीफ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 40। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण आपका नहीं है। तो कौन सा मिश्रण नहीं है दोस्तों, तो जो आश्रित जल है यह आपका मिश्रण नहीं है दोस्तों, बाकी शेष सभी आपका मिश्रण है। देखिए आश्रित जो जल है यह एक यौगिक है। यौगिक वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों को नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, जैसे दोस्तों जल आसुत है, मीथेन, चीनी, नमक, ये सभी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका, सॉरी टॉपिक बोल रहा है नेक्स्ट, कि मिश्रण उस पदार्थ को कहा जाता है जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक को मिलकर बनाता है दोस्तों, उससे मिश्रण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि के द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। भौतिक विधि के द्वारा उसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। और इस प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह दोस्तों एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 कह रहा है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तु व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। तो सेवाओं को दोस्तों कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में देखें, सकल घरेलू उत्पाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको 42। बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का दोस्तों जो तत्कालीन कारण था वह याद रखना है, ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, जो कि 28 जून 1914 को दोस्तों हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, याद रखना है। और 28 जून 1914 को ही ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हुआ था। और ध्यान देना है दोस्तों आपको इसमें कि इस घटना को सेराजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, सेराजोवा हत्याकांड के नाम से। और इस घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया था। नेक्स्ट है कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो यह दोस्तों लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को याद रखना है, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। देखिए नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष के रूप में लोकसभा के जो वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है और प्रोटेम स्पीकर होता है, एक प्रोटेम स्पीकर होता है, इसका नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर को याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 44 कि कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो आपका बांग्लादेश है वो आपका G20 का सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। G20 के गठन की बात किया दोस्तों तो वर्ष 1999 ईस्वी में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में किया गया था। और G20 में दोस्तों 19 देश जो कि अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन संघ मिलाकर कुल 21 सदस्य है, याद रखिएगा। G20 के सदस्य यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सा है। ध्यान देना है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ, जो कि दोस्तों 2023 में इसको शामिल किया गया है, अफ्रीकी संघ को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। तो उभयलिंगी पुष्प दोस्तों किसमें होता है, तो गुड़हल तथा सरसों में। तो गुड़हल तथा सरसों, देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है गुड़हल तथा सरसों में। अब इसका हम दोस्तों डिस्कशन देखेंगे कि गुड़हल तथा सरसों जो कि पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। देखिए जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें दोस्तों उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल एवं सरसों हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर में कोई एक जननांग उपस्थित होते हैं तो पुष्प एक लिंगी कहलाता है, जैसे पपीता और तरबूज। पपीता और तरबूज आपका दोस्तों एक लिंगी में आ जाएगा।
नेक्स्ट है कि पुष्प पौधा में प्रजनन का कार्य करते हैं तथा फल एवं बीज उत्पन्न करता है। पुष्प एक दोस्तों डंठल के द्वारा तने से संबंधित होता है और इस डंठल को वृत्त या पेडिसेल कहते हैं और वृत्त के सिरे पर स्थित चपटे भाग को पुष्पासन तथा थैलासम कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक प्रारूपित पुष्प से पुष्प पत्रों के 4 भाग होते हैं जिन्हें पुष्प के चक्र भी कहते हैं, जो पुष्पासन पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। जैसे दोस्तों बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जो कि पुमंग आपका ध्यान रखना है नर जनन अंग है, और जायंग एक है जो कि आपका मादा जनन अंग है। नेक्स्ट है कि बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग तथा पुमंग एवं जायंग को आवश्यक अंग कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 46 बोला कि टोक्यो ओलंपिक में सुमेलित नागल में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत से प्रतिनिधित्व किसने किया था दोस्तों? तो याद रखना है सुमित नागल, जो कि यह टेनिस से संबंधित है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुमित नागल टेनिस में। नेक्स्ट है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया था? तो दोस्तों पुर्तगाल का, ध्यान रखना किसका? तो पुर्तगाल का। इसका दोस्तों हम डिस्कशन देखेंगे कि भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया और यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्य गतिविधियों के युग में प्रवेश किया था। और यह दोस्तों पुर्तगाल और स्पेनवासी थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में नए समुद्री मार्ग की खोज का बीड़ा उठाया और यात्राओं को प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्य का गठन किया था। पुर्तगाल के राजकुमार दोस्तों हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत किया गया था, याद रखना है। पुर्तगाल के कौन राजकुमार थे दोस्तों? तो हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर आपको कहा जाएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कि इसी समय बार्थोलोम्यू डियाज ने पुर्तगाली व्यापारी के द्वारा 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड की खोज किया था, जो दोस्तों आपका अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण बिंदु है, याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि इसके उपरांत कोलंबस, जो कि स्पेन के द्वारा 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया था, और वास्को डी गामा दोस्तों, जो कि पुर्तगाल के द्वारा 1498 ईस्वी में भारत समुद्री मार्ग को खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 48 है। क्वेश्चन 48 कर रहा है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों का कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के अधिक नहीं होगी। तो कितना दोस्तों? 1/3 का, याद रखना है। देखिए विधान परिषद वाले राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की जो कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। और विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या दोस्तों विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम दोस्तों 40 निश्चित किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 49 करा दोस्तों कि बड़ी जी का मान बताइए, यानी कि दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक का था। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है दोस्तों 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों बोलता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं दोस्तों, और इससे बड़ी जी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका डिस्कशन हम लोग देखें दोस्तों। बोरा की प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश ने 1731 से 1810 में एक सुगृत तुला का उपयोग करके जी का मान यानी कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर ज्ञात किया। और इसका विमीय सूत्र दोस्तों M1L3T2 होता है, जो कि जी का मान सभी स्थानों पर 1 होता है और यह दोस्तों अदिश राशि है, याद रखना है। यहाँ से दोस्तों आपको परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। बोला कि गुरुत्वाकर्षण बल का खोज सर आइजैक न्यूटन ने 1686 ईस्वी में किया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के दोस्तों वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों यानी गुरुत्वाकर्षण बल बराबर यानी कि फोर्स बराबर बता सकते हैं कि G M1 M2 बटा R स्क्वायर, जहाँ पर दोस्तों आपका F जो होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है और M1 M2 दोस्तों दो पिंडों को अलग अलग द्रव्यमान जो कि R आपका दूरी हो जाता है दोस्तों, ध्यान देना है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 50 बोल रहा है कि डेमोस शब्द का तात्पर्य है। तो डेमोस शब्द का तात्पर्य है दोस्तों आपका जनता, याद रखना है। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा जनता। डेमोस शब्द का तात्पर्य आपका जनता है। देखिए लोकतंत्र शब्द दोस्तों अंग्रेजी शब्द है जो कि डेमोक्रेसी क्या हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी का दोस्तों हिंदी रूपांतरण है
और डेमोक्रेसी के दो यूनानी शब्द से बना है, डेमोस और क्रेटिया, जिनका अर्थ होता है जनता और शासन। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 51। दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन यहाँ पर देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आ गया है। अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष दोस्तों पूर्ण कर लिए हैं? तो यह दोस्तों 7 याद रखना है। कितने? तो 7 वर्ष। क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसानों के लिए दोस्तों उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है और यह योजना अप्रैल 2023 में 7 वर्ष पूर्ण कर लिया है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा होता है दोस्तों, बक्सा नहीं। बुक्सा टाइगर रिजर्व आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो 25 दोस्तों आपका धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता से। इसका डिस्कशन हम लोग देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का विवरण दिया गया है और यह मूल अधिकार दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 94 और 54 का है कि नामीब मरुस्थल स्थित है। तो नामीब मरुस्थल दोस्तों कहाँ में स्थित है? तो आपका अफ्रीका में स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज आपका लिखा गया है। इसको दोस्तों हम देखिए डिस्कशन कर रहा है कि पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, जो कि 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना किया था और यह मूल रूप से दोस्तों गुजराती भाषा में हिंद स्वराज, याद रखना। हिंद स्वराज किस भाषा में? गुजराती भाषा में। नेक्स्ट है कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में जो आपको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है दोस्तों, वो याद रखना 19वां क्रम के थे, तो यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा पीके श्रीवास्तव, याद रखना पीके श्रीवास्तव थे। इसका डिस्कशन की बात किया दोस्तों, तो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पीके श्रीवास्तव 19वां है, जो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है दोस्तों। और देखिए यह संथानम समिति के सिफारिश पर सन 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन किया गया था, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 57 कर रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गण पूर्ति चाहिए। तो गण पूर्ति दोस्तों कितने चाहिए? तो दोनों सदनों की कुल सदस्य के 1/10 चाहिए, याद रखना है। डिस्कशन देखेंगे कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक के लिए गण पूर्ति दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए और कोरम या गण पूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या दोस्तों जिनकी उपस्थित के सदन का कार्य संपादित होता है, याद रखना है। फिर दोस्तों यहाँ बोलता है कि यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्य का 10वां हिस्सा होता है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो भारत में दोस्तों जो प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय या भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। का डिस्कशन देख लेते हैं दोस्तों। डिस्कशन इसका क्या कह रहा है कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसमें अर्थव्यवस्था के दोस्तों मुख्य घटक जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचा, कृषि, विदेशी भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझानों को विस्तृत विवरण दिया गया है। फिर दोस्तों इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में बताया गया है। यहाँ से दोस्तों आपका मैथ है, तो मैथ को इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और यहाँ से दोस्तों इसका डिस्कशन ऑप्शन के साथ इसको खींचिएगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से फिर स्क्रीनशॉट आप खींचिए। फिर दोस्तों यहाँ से देखिए दोस्तों, इसको पहले आपको खुद से बनाना है, उसके बाद फिर आपका डिस्कशन देखना है मैथ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें दोस्तों आपको अनवीकरणीय कहते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन डिस्कशन देखेंगे दोस्तों कि संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें अनवीकरणीय कहते हैं। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता है उसे दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, जैसे कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम आदि अनवीकरणीय संसाधन है, याद रखना है। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि अनवीकरणीय निम्नलिखित में से अनवीकरणीय कौन नहीं है? तो ये आपको सभी याद रखना है। कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम ये सभी दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जैसे दोस्तों सौर ऊर्जा होता है, पवन ऊर्जा होता है, ज्वारीय ऊर्जा होता है और भूतापीय ऊर्जा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन आपका 61। क्वेश्चन 61 कह रहा है कि जीवों को परिरक्षित अवशेष कहलाता है, तो वह दोस्तों जीवाश्म कहलाता है।
जीवों को परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाता है। जीवाश्म दोस्तों सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है और वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उससे कुछ भाग ऐसी वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण उनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। उदाहरण स्वरूप की बात किया जाए दोस्तों, यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तो उसमें कीट के शरीर को छाप सुरक्षित रह जाए और जीव के प्रकार परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा अभी इसका दोस्तों डिस्कशन ही दे रहा है, इसको डिस्कशन हम लोग पहले देखेंगे पूरा। बोला दोस्तों कि जीवाश्म कितने पुराने हैं, इस बात का आकलन करने के लिए दो घटक है, एक सापेक्ष और एक फॉसिल डेटिंग। जीवाश्म के परत दर परत वर्ष एक अधिक दाब के कारण दब जाने के कारण चट्टान बनता है और चट्टान दोस्तों जीवाश्म युक्त और जीवाश्म रहित दोनों प्रकार का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। बोल रहा है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध विद्यार्थी के लिए छात्रावास निर्माण से संबंधित दोस्तों, तो आपका यह एससी से है, याद रखना है एससी से है। इसका डिस्कशन दोस्तों ध्यान देना है। बोला कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास के निर्माण तथा क्षेत्रों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहित करने का साधन में से एक है। यह योजना लड़कियों के लिए वर्ष 1961 से 66 तक चल रही है और इसमें 1989 से 90 से लड़कों के लिए शुरू किया गया था तथा इसे दोस्तों 2008 एवं 2018 में संशोधित भी किया गया था। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 63। क्वेश्चन 63 कह रहा है कि कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो बीएसएनएल है आपका यह बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। इसका डिस्कशन देखिए, बहुराष्ट्रीय निगम की बात की जाए दोस्तों तो बहुराष्ट्रीय निगम वे कंपनियां होते हैं जो अपने देश के साथ साथ अन्य देश में भी कार्य करती है और अपनी शाखाओं सहायक कंपनी आदि के नेटवर्क को माध्यम से अपना व्यवसाय संचालित करता है। क्वेश्चन आपका 64 बोल रहा है दोस्तों कि भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। यह दोस्तों पाइथन 5 याद रखना है, या एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 65 बोला कि बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने हैं। बिहार के कौन से राज्यपाल हैं दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं, तो रामनाथ कोविंद, याद रखिएगा। रामनाथ कोविंद दोस्तों भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के ही राज्यपाल थे, जो कि 2015 से दोस्तों 2017 तक रहे थे और यह 14वां राष्ट्रपति के पद पर 2017-22 तक रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि नाथपा झाकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बताइए दोस्तों यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह दोस्तों आपको हिमाचल प्रदेश में, जो कि सतलज नदी पर स्थित है, याद रखना है नाथपा झाकरी परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 67 का है कि चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है। तो चमगादड़ तथा जो पक्षी का पंख होता है दोस्तों वह समवृत्ति होता है, याद रखना है। ठीक है, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख समवृत्ति या समरूप अंग इसे कह सकते हैं। पक्षी दोस्तों जो होता है चमगादड़ के पंख की बारीकी से देखने पर पता लगता है कि जो चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसके दीर्घित अंगुली के मध्य त्वचा का फैलाव से बनता है, परंतु पक्षी के पंख उसके अग्रबाहु की त्वचा के फैलाने से बना है, जो कि पैरों से ढकी है और अंततः दो पंखों के अभिकल्प उनकी संरचना एवं संगठन में बहुत अंतर है और वह एक ऐसे दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है और इस कारण दोस्तों उनका समरूप अभिलक्षण बनाता है, न कि दोस्तों समजात अभिलक्षण। नेक्स्ट है दोस्तों कि समजात अंग। देखिए समजात अंग दोस्तों भिन्न भिन्न वातावरण में रहने वाले जंतु के ऐसे अंग जो रचना उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु एक ही प्रकार के दोस्तों कार्य करते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे कि हमारे हाथ और कुत्ते का अगला पैर, हमारा दांत और हाथी के दांत, आलू के कंद और घास भुसतारी। नेक्स्ट है दोस्तों अवशेषीय अंग। तो देखिए अवशेषीय अंग की बात की जाए तो अवशेषीय अंग का मानव, पौधे और जानवरों के शरीर के अंगों का हिस्सा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनका कोई स्पष्ट कार्य नहीं होता है। उन्हें दोस्तों उनके संबंधित पूर्वजों को अवशिष्ट अंग माना जाता है। जैसे दोस्तों अपेंडिक्स हो गया, अकल का दांत हो गया, बाहरी कान हो जाएगा, टॉन्सिल साइनस हो जाएगा, ये सभी दोस्तों आपका अवशेषीय अंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है
देखिए 60th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों बेमेश चंद्र बनर्जी थे, याद रखना, बेमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों बेमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईएएस अधिकारी जो कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि दोस्तों ये वो ह्यूम के द्वारा दिसंबर 1885 में किया गया था। इसकी दोस्तों प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था और इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों बेमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि E20 क्या है। तो E20 दोस्तों बताइए क्या है। तो E20 आपका एक एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान दोस्तों E20 फ्यूल का लॉन्च किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 70 कह रहा है कि एक आवश्यक तत्व जिसका उपयोग प्रोटीन को संश्लेषण में किया जाता है। तो देखिए दोस्तों नाइट्रोजन का, किसका, तो नाइट्रोजन का आपका है। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग दोस्तों प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। प्रोटीन अधिक अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है और यह पौधे और जंतु को कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन की बात किया दोस्तों तो आवर्त सारणी वर्ग में 15 में पाया जाता है और इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों NH2 NP3 है। यह अर्थ क्रस्ट में अल्प मात्रा में मुख्यतः सोडियम नाइट्रेट, चीली, सॉल्टपीटर, पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन के परमाणुिक तथा भौतिक गुण की बात की जाए तो नाइट्रोजन वर्ग 15 के तत्व है और इस वर्ग में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में है किंतु अन्य तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इन तत्वों के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन और इसकी संयोजकता 3 और 5 है। देखिए दोस्तों नाइट्रोजन जो है यह जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है और यह रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। यह हवा से थोड़ा हल्का, जल से कम घुलनशील है और नाइट्रोजन काफी कठिनाई से द्रवीभूत है। साधारण ताप पर दोस्तों नाइट्रोजन निष्क्रिय होता है। नाइट्रोजन तत्व पादप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस अन्य तत्वों की तुलना से अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन पादप को मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजन पदार्थ के संश्लेषण हेतु उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों वातावरण में 78% नाइट्रोजन है वातावरण में, परंतु पादप इस गैस के रूप में न लेकर नाइट्रस व नाइट्राइट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों मैंगनीज। मैंगनीज की बात की जाए तो पौधे की इस तत्व की आवश्यकता क्लोरोफिल के निर्माण में होता है और यह नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस तत्व की कमी से पौधा की पत्ती भूरी हो रहती है, याद रखना है मैंगनीज से। फास्फोरस, तो फास्फोरस की बात की जाए तो यह तत्व दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल एवं फॉस्फोलिपिड पदार्थ में पाया जाता है। कोशिकाओं को निर्माण, बीजों को निर्माण एवं फसलों के परिपक्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है दोस्तों जिंक। इस तत्व की कमी से पौधा की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है एवं पौधा बौने हो जाते हैं और यह इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में उपयोगी होता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों सल्फर। सल्फर की बात किया तो दोस्तों यह एक तत्व पौधा के प्रोटीन तथा जीव द्रव के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है और इस तत्व की कमी होने से पेड़ों और पौधे की पत्तियां पीली हो जाती हैं। यह दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों के निर्माण में मदद करता है। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम। पौधे की वृद्धि में पोटेशियम तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसकी कमी से पत्तियां में अंगमारी हो जाता है जिससे दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में रुकावट होती है। कैल्शियम, कैल्शियम दोस्तों यह डीएनए तथा आरएनए की प्रोटीन में संयुक्त करने पर क्रोमोसोम के निर्माण में, वसा के संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट एवं एमिनो अम्ल के परिवहन में सहायक होता है। यहाँ से ध्यान देना दोस्तों आपका लोहा। अरे लोहा दोस्तों यह तत्व के पौधा के श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह दोस्तों क्रेब्स चक्र में सहायक होता है और पौधे में लोहे की कमी से क्लोरोसिस रोग होता है। ब्राउन की बात की जाए तो यह मुख्यतः शर्करा के ट्रांसलोकेशन में सहायक होता है और इसके कमी से पौधा में सूट टिप नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है मॉलिबडेनम। यह नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में मुख्य भूमिका निभाता है और इसके कमी से फूलगोभी तथा पत्ता गोभी में ह्यूप-पटेल रोग होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन आपका 71। क्वेश्चन आपका 71 बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस दोस्तों 21 सितंबर को मनाया जाता है और यह विश्व गठिया दिवस दोस्तों 12 अक्टूबर को, विश्व शौचालय 19 नवंबर को, भारतीय नौसेना आपका 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दोस्तों ध्यान रखना आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है।
नेक्स्ट है कि बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाला प्रथम अभिनेता कौन थे? तो यह दोस्तों आपका शॉन कॉनरी थे, याद रखिएगा। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता शॉन कॉनरी थे। शॉन कॉनरी ने दोस्तों डॉक्टर नो 1962 में बड़े पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी और इयान फ्लेमिंग के द्वारा निर्मित बॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमाई रोमांच के लिए स्वर्ण मानक बन गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। बोला कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में दोस्तों अनुच्छेद 124 याद रखना है। इसका डिस्कशन हम लोग देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। बोल रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है और सर्वोच्च न्यायालय में से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 47 तक वर्णित है और इन अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का गठन, स्वतंत्र न्याय क्षेत्र, शक्ति आदि का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। बोला कि आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी थी? तो आईपीएल 2023 की दोस्तों विजेता टीम आपको याद रखना है चेन्नई सुपर किंग्स थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका दोस्तों 75। बोल रहा है दोस्तों कि चॉइस द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन द फ्लो, यानी कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किए थे। तो ऑप्शन बी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि गांधी जी स्टार्ट द सत्याग्रह मूवमेंट, यानी कि गांधी जी स्टार्ट द सत्याग्रह मूवमेंट। दोस्तों इसका वाक्य है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के पैटर्न पर आधारित है। यह ध्यान रखें कि आंदोलन प्रारंभ करने के लिए स्टार्ट का ही प्रयोग करते हैं और आंदोलन के लिए उपयुक्त शब्द का यानी मूवमेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 76 है। क्वेश्चन दोस्तों 76 करा कि भारत के राष्ट्रीय प्रति 10 सर्वेक्षण संगठन क्या उत्तरदायित्व है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण कराना, याद रखिएगा। इसका डिस्कशन है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय प्रति 10 सर्वेक्षण संगठन यानी कि एनएसएसओ का उत्तरदायित्व विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करता है और एनएसएसओ एक राष्ट्रव्यापी संस्था है और इसका स्थापना दोस्तों वर्ष 1950 में देश के आंकड़ा संबंधित आवश्यकताएं पूरी करने और राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधी आंकड़ों को अनुमान लगाने के लिए एवं बड़े पैमाने पर सर्वे करने के उद्देश्य से किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 77। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है। तो भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर आपका महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी इनको संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है और महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। यह दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र पर धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। NVS 011 है, तो NVS 011 क्या है? तो यह आपका एक उपग्रह है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यह उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रह में से पहला है। NVS 01 उपग्रह को GSLV F12 विकल्प का उपयोग करके 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79 का है कि बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो बोस्कियाना गुलजार जो है ये आपका हिंदी पुस्तक यशवंत व्यास के द्वारा संकलित किया गया था और यह किताब गुलजार की फिल्म, कविता, दर्शन, जीवन शैली और नापसंद के माध्यम से उनके जीवन को दर्शाती है। ऐसा मैथ है, मैथ को आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, वीडियो रोक कर डिस्कशन को भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था वर्ष 1926 ईस्वी में पंजाब में। इनके अन्य सहयोगी संस्थापक जैसे छबीलाल दास और यशपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। इंग्लिश क्वेश्चन है आपका। बोला कि फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही सक्सेस बिकॉज ही हार्ड वर्क। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वर्केड हो जाएगा, क्योंकि इसलिए रिक्त स्थान को समान टेंस होना चाहिए। इस प्रकार के वर्क के बदले वर्केड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 83। क्वेश्चन 83 कह रहा है कि भारत में एक्सपोर्ट प्रोपेअर्डनेस इंडेक्स है निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? ये आपका नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, याद रखना है। नीति आयोग का डिस्कशन देखेंगे हम लोग। तो नीति आयोग 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक की रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट में अनुसार तमिलनाडु 80.89 अंक के साथ प्रथम स्थान पर और 78.20 अंक के साथ महाराष्ट्र आपका दूसरे स्थान पर और
6.36 अंक के साथ कर्नाटक आपका तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, बोला कि तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो तापमान का एसआई इकाई आपका हो जाएगा राइट आंसर केल्विन। तो ऑप्शन नंबर देखिए दिया है केल्विन में। नेक्स्ट है कि ताप मापने के लिए दो बिंदु निश्चित किया गया है, एक क्वथनांक बिंदु और एक हिमांक बिंदु। तो तापमान मापने का विभिन्न पैमाने जैसे सेल्सियस पैमाने एक होता है, यह पैमाने पर जल का क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। केल्विन पैमाना, इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 373.15 केल्विन तथा हिमांक बिंदु 273.15 केल्विन लिया जाता है। फिर आपका फ़ारेनहाइट पैमाने होता है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने में इस पर जल की क्वथनांक बिंदु 212 फ़ारेनहाइट तथा हिमांक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट लिया जाता है। एक होता है आपका रोमर पैमाना, इस पर क्वथनांक बिंदु 80 डिग्री रोमर तथा हिमांक बिंदु 0 रोमर लिया जाता है। चार पैमाने का संबंध आपका सूत्र याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 85 बोल रहा है कि केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में स्थित है? तो आपका मणिपुर में स्थित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में से फूमदी कहते हैं, याद रखना है फूमदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 86 बोल रहा है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। तो प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा दी जाती है वह फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार याद रखना है। इसका डिस्कशन बोल रहा है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के द्वारा प्रतिपादित की जाती है। नेक्स्ट है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यदि दाहिना हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोणिक प्रकार रखते हैं तो तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करता है और जो आपका अंगूठा होता है यह अंगूठा चालक गति की दिशा की ओर और मध्यमा आपका होता है प्रेरित दिशा की संकेत करता है। देखिए आपका चित्र के साथ दोस्तों संबंधित दिया गया है। देखिए विद्युत जनित्र इस नियम पर आधारित है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र हो गया, फिर अंगूठा आपका चालक गति हो गया और जो तर्जनी हो गया यह चालक में प्रेरित विद्युत धारा हो गया। तो इसलिए दोस्तों आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बोलता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे फ्लेमिंग के वाम हस्त यानी कि बाएं हाथ का नियम। यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा को परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखे गए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को और संकेत करती है और अंगूठा को चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करती है। देखिए दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र हो गया, अंगूठा हो गया और विद्युत धारा हो गया आपका, इस तरह से आप रखिएगा। यह फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा। देखिए प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बता रहा है कि वैसी धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलती है वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा का पूरे चक्र में औसत मान 0 होता है और दृष्ट धारा दोस्तों वैसी धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होता है वो दृष्ट धारा होता है। यहाँ पर हम दोस्तों दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा का में अंतर देखेंगे। देखिए दृष्ट धारा दोस्तों इसका धारा और परिमाण एवं दिशा समय के साथ नियत रहता है, लेकिन दोस्तों जो प्रत्यावर्ती धारा होता है वह धारा का परिमाण और दिशा जो समय के साथ बदलते रहता है। दृष्ट धारा दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने से बहुत ही अधिक ऊर्जा का व्यय होता है, लेकिन दोस्तों जो प्रत्यावर्ती धारा होता है इसमें दोस्तों कम ऊर्जा का खर्च होता है। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर की सहायता से इसमें धारा को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है दृष्ट धारा को, लेकिन दोस्तों प्रत्यावर्ती को दोस्तों घटाया बढ़ाया जा सकता है ट्रांसफार्मर की सहायता से। नेक्स्ट है दोस्तों कि इसमें बैटरी को चार्ज किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों इसमें बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपको दोस्तों 87 बोल रहा है कि भारत में मनरेगा कब लागू हुआ? तो भारत में दोस्तों मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था और इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंधलापल्ली गांव से हुआ था। इसमें दोस्तों पूर्व में नाम नरेगा था जिसका 2 अक्टूबर 2009 में बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 88 दोस्तों आपका इंग्लिश था। क्वेश्चन नंबर आपका 89 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 89 कर रहा है कि आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों से क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजी हो जाएगा। आंख और उसके रोगों से संबंधित जो चिकित्सा शास्त्र की शाखा का दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। एक होता है ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी दोस्तों चिकित्सा का एक शाखा जो कैंसर का अध्ययन, उपचार, निदान और रोकथाम से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि ओडेंटोलॉजी। जो ओडेंटोलॉजी है यह दांतों की संरचना, विकास और बीमारी या असमताओं के अध्ययन से संबंधित है।
फिर है ऑप्थेल्मोलॉजी, जो कि चिकित्सा विज्ञान की ओर शाखा दोस्तों, जो कि आंख की रचना, कार्य प्रणाली और उसकी बीमारी तथा चिकित्सा से संबंधित है। नेफ्रोलॉजी में दोस्तों गुर्दा का अध्ययन किया जाता है। फिर है ओटोरिनोलोरिंजोलॉजी, ध्यान रखना दोस्तों, नाम बड़ा थोड़ा सा लंबा है। ओटोरिनोलोरो जो लॉन्जी हो जाएगा, अब जो कि कान, नाक और गले के रोग का अध्ययन किया जाता है। फिर है आपका मार्फोलॉजी, जो कि पादप को अक्रिय संरचना है। फिर है दोस्तों स्पर्मोलॉजी, जो कि बीजों का अध्ययन है। सर्कोलॉजी पेशियों का अध्ययन है, ध्यान देना है। मार्फोलॉजी हो जाएगा पादप का आकारीय संरचना। स्पर्मोलॉजी हो जाएगा बीजों का अध्ययन। सर्कोलॉजी पेशियों का अध्ययन। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियों का अध्ययन किया जाता है। और ऑप्थियोलॉजी में आपका सांपों का अध्ययन किया जाता है। टेटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। और एनाटॉमी में शरीर एवं विविध अंगों को विच्छेदन के द्वारा प्रदर्शित सकल संरचना है। और एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 90। ये क्वेश्चन 90 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थ में कोई नहीं पाई जाती है। देखिए दोस्तों, यह खत्म नहीं हो सकता, यह विशेषता आपकी नहीं पाई जाती है। खनिज जो आपका क्षयशील संसाधन है जिसका नवीकरणीय नहीं किया जा सकता है, ध्यान देना है। नेक्स्ट करा कि भारत के अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 91 बोल रहा है कि कोरापुट खान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कोरापुट जो खान है यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखना है। इसका डिस्कशन है कि यह उड़ीसा में स्थित पंचपतमाली पहाड़ी पर बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और उड़ीसा के अन्य खनिज क्षेत्र जो केयोंझर है, सुंदरगढ़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 92, बोल रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु दोस्तों वर्ष 1707 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। 3 मार्च 1707 ईस्वी को प्रातः काल के नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और इसके शव को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले गया था। और इस पर दोस्तों एक प्रसिद्ध सूफी शेख जो बुरहानुद्दीन के मकबरे के चहार दीवार के अंदर उसे दफनाया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ था। तो औरंगजेब का जन्म ध्यान देना है आपको 1618 ईस्वी में हुआ था। उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ में हुआ था। नेक्स्ट है कि सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य की घोषणा करती है। तो दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य की ध्यान रखना है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। आपको सरकार फसलों के समर्थन में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है आपका कि कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP को सिफारिश के आधार पर वर्ष को 2 बार तय किया जाता है। और यह किसान को उनके उत्पाद के लिए गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा जाल में कार्य करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। अर्धपारगम्य द्वारा दोस्तों ध्यान रखना है प्रासरण कहलाती है। जल के अणु को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गति प्रासरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बोल रहा है दोस्तों इसमें, और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रासरण की प्रक्रिया में जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जल की अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र में जल के कम सांद्रता वाला क्षेत्र की ओर गमन करता है। प्रासरण की प्रक्रिया दोस्तों बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के संभव नहीं है। फिर प्रासरण के उदाहरण दोस्तों ध्यान रखना है कि प्रासरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करता है और पौधे की कोशिका में जल का संचरण प्रासरण के द्वारा होता है। पौधे के पत्तियों से पौधा विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थ के वितरण प्रासरण के द्वारा ही होता है। और पत्तियों में पाए जाने वाला जो रंध्र खुलने तथा बंद होने के प्रासरण की भूमिका निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि जब किसी पादप कोशिका में प्रासरण के द्वारा पानी को हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाता है और इस घटना को जीव द्रव कुंचन कहा जाता है। एक होता है विसरण, जिसे डिफ्यूजन बोला जाता है। द्रव गैस विलय के अणु का उनके अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र से कम सांद्रता वाला क्षेत्र की ओर गति विसरण कहलाता है। एक होता देखिए दोस्तों विसरण के उदाहरण की बात की जाए तो विसरण के उदाहरण में आपको याद रखना है कि विसरण के द्वारा गैस यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच होता है। पौधा में वाष्पोत्सर्जन में विसरण के द्वारा जल वाष्प बाहर निकलता है और इत्र की शीशी कमरे में खोलने पर इसकी सुगंध विसरण के द्वारा ही पूरे कमरे में फैल जाता है। स्वच्छ जल में भरे बर्तन में इंक डालने पर दोस्तों इंक जल के संपूर्ण भागों में समान रूप से फैल जाता है। ये भी आपका दोस्तों विसरण का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 95,
बड़ा कि अति सुधो स्नेह का मार्ग, जहाँ नेक सियानब बाक नहीं, पंक्ति में रेखांकित शब्द क्या है? तो इसका दोस्तों कि तनिक भी चतुराई। देखिए तनिक भी चतुराई है दोस्तों नेक सियानब का अर्थ है। नेकू होता है तनिक थोड़ा कम और अल्प, सियानब होता है दोस्तों चतुराई, ध्यान देना है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 बोल रहा है कि चॉइस द करेक्ट ऑप्शन, द लेफ्ट ईयरली द वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हेड, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 बोल रहा है दोस्तों कि कोइलवर पुल पर स्थित है। तो कोइलवर पुल दोस्तों आपका सोन नदी पर स्थित है, याद रखना है। इस पुल का दोस्तों आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है, जिसकी स्थापना 1856 ईस्वी में तथा परिचालन 1862 ईस्वी में शुरू हुआ था, और यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क सह रेल मार्ग, जिसकी लंबाई दोस्तों 1400। क्वेश्चन नंबर आपका 98 कर रहा है कि आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बंगाल का कप्तान कौन था? तो दोस्तों याद रखना है आपको फाफ डुप्लेसिस था, याद रखना है दोस्तों। आईपीएल 2023 में जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान था डुप्लेसिस था, जो कि 12 मार्च 2022 को पूर्व आरबीसी कप्तान विराट कोहली ने घोषणा की कि यह डुप्लेसी को कमान सौंपेंगे, जो कि आरबीसी के नए कप्तान होंगे। डुप्लेसी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, और इंडियन प्रीमियर लीग 2023 दोस्तों 16वां संस्करण था आपका, और विजेता टीम था चुनी सुपर किंग, जो कि 5वीं बार विजेता बन चुके हैं, और उप विजेता दोस्तों आपका गुजरात टाइटंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 99 कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थे? तो 2023 की थीम था कि फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड द बायोडाइवर्सिटी। देखिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन बोला कि गौतम बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो गौतम बुद्ध अपना धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ से प्रारंभ किए थे, और महात्मा बुद्ध कुरुबेला, जो कि वर्तमान बोध गया से सारनाथ आए थे यहाँ से, पर 5 ब्राह्मण सन्यासी को अपना प्रथम उपदेश दिए, जिन्हें बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर टोटल हम लोग सेट नंबर 1 को समाप्त कर दिए, जो भी अब क्वेश्चन पूछा गया था मध्य निषेध में। इसमें 100 क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन को डिस्कशन के साथ समाप्त कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।